ब्रह्मांड के विषय में जो पौराणिक कल्पनाएं थी या जो पूर्व सिद्धांत दिए गए थे और सिद्धांतों का कैसे क्रमिक विकास हुआ और आगे चलकर सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ और सिद्धांत बदलते गए। सिद्धांतों के बदलने के साथ ही नवे सिद्धांत दिए गए और जो पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी, अब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में आया और सूर्य को भी ब्रह्मांड का केंद्र का दर्जा खत्म करके ने एक सूर्य को भी आकाशगंगा के एक छोर पर स्थित बताया गया। तो हम देखेंगे आकाशगंगा और ब्रह्मांड। ये हमारा ब्रह्मांड मान लिया जाए कि ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर काल्पनिक रूप से भी अगर अनुमानित हम कहें तो लगभग लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं हमारे ब्रह्मांड में लगभग लगभग मान के चलते हैं कि हैं। एक आकाशगंगा जो होती है उसमें लगभग लगभग हमारे सूर्य की तरह 100 अरब सूर्य हैं। हमारे सूर्य की तरह 100 अरब सूर्य एक आकाशगंगा में है और हमारे ब्रह्मांड में लगभग लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और यह सिर्फ एक कल्पना है कि 100 अरब आकाशगंगाएं होंगी। असल में ब्रह्मांड का कोई छोर ही नहीं है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि कितनी आकाशगंगाएं हैं। जितनी हमें नज़र आई या जितनी हम अनुमान लगा सके उतनी हमने बता दी, लेकिन आकाशगंगाओं की संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो हम पहले देखेंगे कि आकाशगंगा होती क्या है। आकाशगंगा जो होती है यह तारों का एक पुंज होती है, मतलब जो तारे होते हैं कई तारों का एक समूह होता है और उससे आकाशगंगाएं बनती है। मुख्यतः आकाशगंगा जो होती है इसका एक केंद्र होता है। इस प्रकार से एक केंद्र होता है। इस प्रकार से आकाशगंगा का एक केंद्र होता है और इस केंद्र से निकल कर ही इस तरह से तीन इसमें इस तरह से आकाशगंगाओं का एक काल्पनिक आकार होता है। आकाशगंगा जो होती है ये विशाल तारों का पुंज होती है। इसमें 100 अरब, एक आकाशगंगा में लगभग लगभग 100 अरब तारे होते हैं। हमारा जो सूर्य है, हमारी जो आकाशगंगा है वह सर्पिल आकार है। आकाशगंगा उसका जो आकार है वह सर्पिल है, सर्पिल। और हमारा सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के इस छोर पर है। मुख्यतः आकाशगंगा में एक केंद्र होता है और तीन इसकी कुछ पंखुड़ियां होती है, इसे बल्ज कहते हैं, बल्ज। वहीं इसकी तीन भुजाएं होती है। ये तीन भुजाएं होती है आकाशगंगा की, जो क्रमिक रूप से यूं घूमती रहती है। इस दिशा से ऐसे घूमती रहती है, ये ऐसे इस प्रकार से यूं घूमती रहती है। आकाशगंगा अपने स्थान पर इस केंद्र के आसपास घूमती है और इस केंद्र के आसपास घूमने के साथ यह एक बृहद आकाशगंगा का भी परिक्रमा यह लगाती है। इस तरह से आकाशगंगा जो होती है यह मुख्यतः ब्रह्मांड में एक दौड़ती हुई आकाशगंगाएं होती। आकाशगंगा बल जो होती है, हमारा सूर्य जो है यह आकाशगंगा के इस छोर पर है। आकाशगंगा जो मुख्यतः होती है, आकाशगंगाओं का आकार काफी लंबा, काफी बड़ा और वृहद होता है। आकाशगंगाएं ये ऐसे घूमती है और जब ये ऐसे घूमती है तो इनके जो मध्य में यहाँ जो आकाशगंगाओं के बीच में जो इनकी जो भुजाएं होती है उनमें जो विशाल गैस के जो गुबार होते हैं, बादल होते हैं, मेघ होते हैं, उनमें घर्षण होता है और घर्षण के कारण ही उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पास में आते हैं और पास में आने से अत्यधिक घर्षण के कारण वहां पर उनमें आग लगती है। और जो हीलियम होती है, जो हाइड्रोजन होती है, वह हीलियम में परिवर्तित होती है और परिवर्तित होने का ये क्रम चलता रहता है और उससे ही तारों का निर्माण होता है। इस प्रकार आकाशगंगा से ही तारों का निर्माण होता है। हमारी आकाशगंगा का आकार इतना बड़ा है, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास माने हम यहाँ से यहाँ तक का, तो ये लगभग लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष। इसका जो व्यास है वह 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कि आकाशगंगा से यहाँ से अगर हमें यहाँ आना हो हमारी खुद की आकाशगंगा में, तो हमें 1 लाख प्रकाश वर्ष चलना होगा।
अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, असल में प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है। जब दूरी किलोमीटर और मील में कहीं अधिक संख्या में जाने लग जाए तो उसे फिर प्रकाश या प्रकाश की गति में मापना प्रारंभ कर दिया जाता है। असल में ब्रह्मांड की जो गतियां या ब्रह्मांड की जो दूरियां होती है वो काफी लंबी होती है, उन्हें किलोमीटर में माप पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति से एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है, जितना दूरी चलता है, उसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि हमारा सूर्य जो है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। सूर्य और ये पृथ्वी है। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड या 20 सेकंड का समय लगता है। लगभग 8:16 या 8:20 का समय लगता है। तो जो प्रकाश सूर्य से चला, इसे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगा। तो इस प्रकार से यहाँ जो सूर्य की दूरी है, हम इसे कह सकते हैं 8 प्रकाश मिनट की दूरी। 8 प्रकाश मिनट की दूरी, यानी कि सूर्य का जो औसतन अगर हम सूर्य की बात करें तो ये लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर औसतन है। औसतन सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ है। तो अर्थात इतनी दूरी को तय करने में प्रकाश को केवल 8 मिनट ही लगता है। तो सोचिए कि प्रकाश या 8 मिनट में 14 करोड़ 15 करोड़ की दूरी को प्रकाश तय कर लेता है, तो 24 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। और ये 24 घंटे को अगर देख लिया जाए तो 365 कितनी दूरी करेगा। बस ये 365 जो दिन है, ये जो दूरी है, यही दूरी यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष के बराबर आती है। अर्थात प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार से यदि हमारी आकाशगंगा के इस छोर से इस छोर तक हम आना चाहें तो हमें लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। और आज तक ऐसा कोई मानव पैदा नहीं हुआ जिसकी आयु 1 लाख वर्ष हो। अर्थात मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है अब तक के लिए कि वो यहाँ से यहाँ तक जा पाए, क्योंकि अभी तकनीकी भी इतनी विस्तार या विकास में नहीं है कि हम प्रकाश की गति से जा पाए। और अगर मान लिया जाए कि भविष्य में कभी प्रकाश की गति से हम चल भी लिए तो भी हमें यहाँ तक पहुँचने में 1 लाख वर्ष। वहीं हम यदि बात करें हमारी आकाशगंगा, जो इसकी जो घूर्णन का ये जो समय है सूर्य का जो आकाशगंगा का ये जो छोर है, यह एक बार में जो चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर, ये लगभग 200 मिलियन प्रकाश वर्ष है। अर्थात 20 करोड़ प्रकाश वर्ष। 20 करोड़ प्रकाश वर्ष है। यानी कि सूर्य यहाँ स्थित है और अगर ये घूमते घूमते ये छोर इस प्रकार से प्रकाश वर्ष में हमारी आकाशगंगा चलती है, तो इसे वापस यहाँ आने में 20 करोड़ प्रकाश वर्ष का समय लगेगा। और इस समय के बीच में भी पृथ्वी को कई हिम युग से गुजरना पड़ेगा। हिम युग का मतलब होता है कि जब ये जो दूरियां तय करेगा, जो आकाशगंगा है इसका नाम है दूध मेखला। दूध मेखला या मंदाकिनी, दूध मेखला या मंदाकिनी, या फिर इसे कहा जाता है अंग्रेजी में मिल्की वे। असल में दूध मेखला इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात्रि के समय पर इसकी जो ये भुजाएं होती, इन भुजाओं से जब हम खुद भी नग्न आंखों से भी रात्रि के समय जब आकाश में देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमें एक रेखा नजर आती है जो तारों का कई पुंज होती है, जिससे तारे चमकते हैं तो वो ऐसे नजर आती है जैसे कि वहां दूध जैसा सफेद सफेद नजर आती है। इसीलिए इसका नाम दूध मेखला रखा गया है। वहीं इसे मंदाकिनी भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे मिल्की वे भी कहते हैं। एक बार मैंने अपने टीचर से पूछा कि आकाशगंगा होती क्या है, तो वो बोले कि जो आकाश से गंगा निकलकर गिरती है वही आकाशगंगा होती है। अब मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आकाशगंगा ऐसी होगी, पर ठीक है मान लो।
अब उस समय बता रहा, बाद में फिर देखा तो आकाशगंगा वो नहीं होती। अब अगर ऐसा कोई पूछे भी, तो अगर किसी से पूछे और ऐसा बताए तो मानना नहीं। आकाशगंगा असल में हमारे ब्रह्मांड की एक इकाई ही है। हमारा जो सूर्य जिसका अंश है वही आकाशगंगा है, और आकाशगंगा का आकार काफ़ी लंबा होता है, इसीलिए आकाशगंगा इसे कहा जाता है। आकाशगंगा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पौराणिक समय में इसे आकाश में देखा गया था, आकाश में इसे एक गंगा की तरह ही देखा गया था, इसीलिए इसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के पास में एक और आकाशगंगा है जिसका नाम है देवयानी। देवयानी या इसे कहा जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा की जो पड़ोसी आकाशगंगा है, जो सबसे नजदीकी आकाशगंगा है, वह है देवयानी। नजदीकी आकाशगंगा, नजदीक का मतलब हो गया कि यही पड़ोस की आकाशगंगा जो कि पड़ोस में स्थित है। असल में ये पड़ोस में स्थित नहीं है, ये लगभग 2.2 मिलियन 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। 2.2 मिलियन का मतलब होता है 22 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी जो पड़ोस की आकाशगंगा है उसकी अगर हम दूरी देखें तो वो 22 लाख प्रकाश वर्ष है। यानी कि हमारे पड़ोस में अगर हमें जाना है आकाशगंगा में, पड़ोस की आकाशगंगा में, तो वो थोड़ी बड़ी दूर नहीं है, वो 22 लाख प्रकाश वर्ष है। 22 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ कि प्रकाश की गति से अगर आप चलते हो तो आपको 22 लाख साल लगेंगे वहां जाने में। अब 22 लाख साल लगेंगे, मुझे लगता है कि मानव सभ्यता को आधुनिक होने में इतना समय नहीं लगा जितना दूर वह आकाशगंगा, हमारी पड़ोसी आकाशगंगा है। और ऐसी कई आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में विद्यमान है। हमारी खुद की आकाशगंगा में अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो हमें 1 लाख वर्ष लगता है। अर्थात कि अगर यहाँ कोई सभ्यता जन्म लेती भी होगी और उसे हम अपने टेलीस्कोप से यहाँ देख भी रहे होंगे, तो भी वो हमें यहाँ जो चल रहा है उससे 1 लाख वर्ष पूर्व की स्थिति दिखाएगी। अर्थात कि अगर यहाँ पर डायनासोर का कोई काल होगा, यहाँ कोई सभ्यता होगी और यहाँ डायनासोर होगा, डायनासोर मान लिया जाए कि यहाँ डायनासोर का युग चल रहा होगा या चल चुका होगा, और हमारी तरह यहाँ पर कोई सभ्यता होगी। या फिर देखा जाए कि हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी पर जो डायनासोर थे, हमारी पृथ्वी पर जो डायनासोर थे उन्हें देखा जाए तो यहाँ पर स्थित कोई सभ्यता अगर अपने टेलीस्कोप से हमें देख रही होगी यहाँ, तो उन्हें वर्तमान में हम नजर नहीं आएंगे, उन्हें ये डायनासोर नजर आएंगे। क्योंकि 1 लाख वर्ष पूर्व की जो स्थिति यहाँ बनी थी, यहाँ का जो प्रकाश था डायनासोर का, वो चलते 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 1 लाख साल में यहाँ पहुंचेगा और वो व्यक्ति यहाँ की स्थिति देख पाएंगे। यही कारण है कि रात्रि के समय जब हमें तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं तो वो एक सीधी रेखा में गिरते हुए नजर आते हैं। असल में हम रात के समय पर जो तारे देखते हैं वो तारे उनकी जगह पर नहीं होते, वह एक भ्रम होता है। जैसे कि कोई तारा, ये तारा हमसे 1 प्रकाश वर्ष से दूर है, या देखा जाए कि 2 प्रकाश वर्ष या 1 प्रकाश वर्ष से दूर है कोई तारा। अब ये तारा आज टूट गया है, लेकिन ये हमें आज नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये जब आज टूटा है तो इसका जो प्रकाश यहाँ से चलेगा, ये लुप्त प्रकाश यहाँ से चलेगा और हम तक पहुंचेगा, तब तक समय बीत चुका होगा 1 साल। तब तक समय बीत चुका होगा 1 साल का, अर्थात वह रोशनी हम तक पहुंचने में 1 साल लगेगी। और यही कारण है कि जब हमारे जो घूमने की जो आकाशगंगा की जो तारों की घूमने की जो दिशा है वो भी बदल जाएगी। यही कारण है कि वो तारा तो यहाँ था, लेकिन 1 साल लगा उसे हम तक पहुंचने में, और उसकी स्थिति बदलते बदलते पहुंच गई यहाँ पर घूमते घूमते। इसीलिए वो जब टूटेगा और हमें दिखेगा तो वो टूटते हुए इस दिशा में हमें नजर आएगा, इस दिशा में, और ऐसे सीधी चिंगारी हमें दिखाई देगी। ऐसे ही तारे टूटते हैं तो तारे के टूटने की हमें चिंगारियां नजर आती है, जिसे हम कहते हैं कि तारा टूट गया। असल में वो तारा टूटा नहीं है, वो तारा टूटने से, उसे जिस समय हमने देखा उससे कई साल पहले वो टूट चुका है, इसीलिए वो हमें आज दिखाई दिया है। तो ये कुछ प्रकाश की घटनाएं हैं। वहीं हम अगर देखें हमारे सौर मंडल की बात करें, हम
आकाशगंगा के बाद में यदि हम बात करें सौर मंडल की, तो हमारा जो सूर्य है, हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी से नग्न आंखों से अगर हम किसी तारे को देखें तो सूर्य के बाद एक दूसरा तारा आता है जिसका नाम है साइरस या डार्क स्टार, जिसे कहा जाता है साइरस या डार्क स्टार। साइरस या डार्क स्टार यह सूर्य से ज्यादा द्रव्यमान का तारा है और सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा है। सूर्य से बड़ा तारा, सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला तारा, इसीलिए यह पृथ्वी से सबसे ज्यादा चमकीला नजर आता है। वहीं हम बात करें सूर्य का सबसे नजदीकी तारा या हमारे पृथ्वी से देखा जाए, पृथ्वी के संदर्भ में, तो पृथ्वी का सबसे दूसरा नजदीकी तारा तो वह है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो लगभग हमारे सूर्य 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये जो डार्क स्टार या साइरस जो है, यह हमारी पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। यह इतना बड़ा है कि 9 प्रकाश वर्ष दूर होने के बावजूद भी यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी से ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। वहीं प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे सूर्य का पड़ोसी तारा है जो कि 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अर्थात कि ब्रह्मांड की जो दूरियां हैं वह सामान्य व्यक्ति की कल्पनाओं से परे है। हम जो देखते हैं असल में वह होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। तो ब्रह्मांड को जानने के लिए या आकाशीय चीजों को जानने के लिए, भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले अपने जो दिमाग है, दिमाग की बत्ती को खोलना होगा। दिमाग को इस प्रकार बनाना होगा कि हम कुछ नहीं जानते। हम जो पृथ्वी को, हम जो दिन रात हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, चांद निकल रहा है, चांद आधा हो रहा है, पूर्णिमा हो रही है या अमावस्या, दिन रात हो रहा है या अमावस्या पूर्णिमा हो रही है, चांद घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी कल्पनाएं यहीं की यहीं छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जब भूगोल पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग पूरी तरह से खाली होना चाहिए और नवीन चीजों को जो आप देख रहे हैं उनसे उलट चीजों को ग्रहण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यही भूगोल का एक प्रकार का नियम है भूगोल पढ़ने का। तो जब भूगोल पढ़े तो इस पौराणिक जो कथाओं में चल रही है वो सारी चीजें छोड़ दो। हम जो दैनिक जीवन में देख रहे हैं वो भी सब छोड़ दो, क्योंकि उनसे सबसे भूगोल परे है और तभी आप भूगोल समझ पाओगे। तो आगे देखते हैं हम इसी क्रम में हम देखते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण, अब जैसे ये आकाशगंगा तो हो गई, अब इसमें आकाशगंगा में हमारा सूर्य भी हो गया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया, साइप्रस हो गया, या जो भी प्रकाश वर्ष दूरियां हो गई। लेकिन असल में ये जो तारे हैं जिनसे ये आकाशगंगाएं बनी है, ये आकाशगंगाएं जिससे बनी है, वो तारों का निर्माण होता कैसे है। तो हम तारों का निर्माण देखते हैं। तारों का निर्माण, असल में तारों का निर्माण होता कैसे है। तो तारों का निर्माण मुख्यतः जब आकाशगंगा जो होती है, ये आकाशगंगा इस रूप में घूमती है, इस तरह से यूं चक्कर लगाती है अपने इस केंद्र के इर्द गिर्द। जब ऐसे चक्कर लगाती है तो इस आकाशगंगा के अंदर ही कई तारों के गुबार होते हैं। गुबार गैसों के बने हुए बहुत बड़े बड़े गुबार होते हैं, मेघ होते हैं, बादल होते हैं। तो उन बादलों में जो गैसें भरी होती है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो हाइड्रोजन जो गैस भरी होती है, उन गैसों के जो परमाणु होते हैं, उन परमाणुओं के अंदर क्रिया होती है और उन परमाणुओं में क्रिया होने के परिणाम स्वरूप घर्षण होता है और घर्षण से उनमें आग लगती है। आग लगने से वे जो हाइड्रोजन होती है, यह हाइड्रोजन में आग लगती है, यह जलने लगती है और यह इसमें नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया इसमें प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से नाभिकीय संलयन क्रिया प्रारंभ होने से इनके जो परमाणु होते हैं वो पास पास आने लगते हैं और जो गुबार होता है वह एक गोल रूप धारण कर लेता है इस प्रकार का, और यह जलने लगता है। और इस प्रकार से तारों का निर्माण होता है। तारे इस प्रकार से जो चमकीला जो बादल होता है या गुबार होता है उसे हम तारा कहने लगते हैं।
ये तारा तब तक जलता रहता है जब तक कि इसका जो ये केंद्र होता है, इस केंद्र में हाइड्रोजन बनी रहती है। जैसे जैसे इस केंद्र के अंदर हाइड्रोजन कम होने लगती है, हाइड्रोजन कम होने लगती है, तो यह केंद्र जो होता है ये सिकुड़ने लगता है और ठंडा होने लगता है। लेकिन जो तारे का जो ये वाला भाग होता है, सतह वाला भाग या ऊपरी भाग जो होता है, इसमें हाइड्रोजन अभी भी हीलियम में बदलती रहती है और इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। इसलिए से ये चमकता तो है लेकिन हमें कम चमकता हुआ तारा नजर आता है, और कम चमकने के कारण इसका जो रंग होता है वह लाल हो जाता है। और इस प्रकार से बने तारे को कहा जाता है रक्त दानव। रक्त दानव या लाल दानव। रक्त दानव तारा या लाल दानव तारा, ऐसे तारे को कहा जाता है। जैसे जैसे इसकी हाइड्रोजन कम होती जाती है, यह तारा और सिकुड़ने लगता है और अंततः यह जो तारा होता है यह बुझ जाता है और इसकी जो गैस है केंद्र में समाहित हो जाती है। अब ये लाल दानव तारा, लेकिन अगर जो किसी तारे का जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान 1.4 ms, यह जो ms है यह हमारे सूर्य का द्रव्यमान है। इस द्रव्यमान से जब कोई कम, इसे चंद्रशेखर रेखा भी कहा जाता है, चंद्रशेखर रेखा, क्योंकि इस रेखा की सर्वप्रथम जो परिकल्पना है वो भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर रमन ने ही की थी, इसीलिए इनके नाम पर इस रेखा का नाम ही चंद्रशेखर रेखा रख दिया गया है। लेकिन जब यह और कम होने लगता है तो यहाँ की जो हीलियम होती है वह कार्बन में बदलने लगती है और कार्बन ठोस होकर लोहा जैसे पदार्थ में बनने लगती है और इसमें एक भारी विस्फोट होता है, जिस विस्फोट को कहा जाता है सुपरनोवा। सुपरनोवा। वहीं 1.4 ms, जब 1.4 ms से उसका द्रव्यमान कम होता है तो वह उसके जो कम होता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में श्वेत वामन तारा बनता है, श्वेत वामन तारा बनता है। इससे अधिक होने पर श्वेत वामन तारा बनता है, लेकिन जब इससे कम होता है, किसी तारे का द्रव्यमान इससे कम होता है तो इलेक्ट्रॉनों की गति तेज हो जाती है और तेज गति के कारण वह अपने नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे परमाणु जो होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही परमाणु के नाभिक को या इसकी नाभिक को, केंद्र के नाभिक को छोड़कर चले जाते हैं तो वहां रह जाता है न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन रह जाते हैं। तो इस प्रकार के तारे को न्यूट्रॉन तारा कहा जाता है, न्यूट्रॉन तारा। आगे चलकर ये जो न्यूट्रॉन तारा होता है यह सिकुड़ता है, आगे चलकर यह न्यूट्रॉन तारा भी सिकुड़ने लगता है और अंतः काल तक सिकुड़ता रहता है। इतना सिकुड़ता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, तो किसी प्रकार का इसमें आकर्षण विकर्षण भी नहीं होता है, तो इसीलिए यह सिकुड़ता रहता है और सिकुड़ते सिकुड़ते इतना सिकुड़ता है कि इसके जो केंद्र का जो द्रव्यमान है वह एक बिंदु पर आकर सीमित हो जाता है, केवल एक बिंदु पर आकर सीमित हो जाता है। और ऐसे तारे को फिर कहा जाता है कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल, ब्लैक होल कहा जाता है, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहा जाता है। इसमें इतना आकर्षण होता है, इसमें इतना द्रव्यमान होता है आकर्षण का कि अगर किसी प्रकाश को भी इस पर डाला जाए तो वो प्रकाश को भी वापस नहीं आने देता। ब्लैक होल पर अगर किसी प्रकाश पुंज को डाला जाए तो वो प्रकाश लौटकर आने ही नहीं देता, उसका इतना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसका कारण होता है यहाँ पर द्रव्यमान का इकट्ठा होना, क्योंकि द्रव्यमान इकट्ठा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पर केवल न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉनों के एकत्रीकरण के कारण ही यहाँ इतना द्रव्यमान होता है। इस प्रकार से ब्लैक होल का निर्माण होता है और ब्लैक होल को हम देख नहीं पाते क्योंकि प्रकाश वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम ब्लैक होल को भी देख नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आकाशगंगा, तारों का निर्माण, तारों की जो
अवस्था में परिवर्तन, लाल दानव तारा, श्वेत वामन तारा या न्यूट्रॉन तारा या फिर ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र बनते हैं। तो इसी तरह से आदि चीजें बनती है और इन्हीं क्रियाओं के फल स्वरूप निर्माण हुआ है हमारे सूर्य का। ऐसी ही क्रियाओं से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ है और हमारे सूर्य के निर्माण के साथ ही हमारे सूर्य के इर्द गिर्द जो सौर मंडल घुमा हुआ है उसका निर्माण हुआ है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, गुरु, मंगल आदि ग्रहों को शामिल किया जाता है। इसमें उपग्रह, कई निहारिकाएं और बहुत सारे इसमें क्षुद्र ग्रह या बौने ग्रहों को भी शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं आगे हमारा सौर मंडल।